सर आपकी म्यूट है। हाँ जी। जी हाँ, बिल्कुल। मैं यही कह रहा था कि चींटी की कहानी, चींटी जब भी ये पात्र है, या यूँ कहूँ जो जिस किसी ने भी इसको चुना है, तो सर्वप्रथम तो ये हम सभी जानते हैं, काफ़ी मेहनती होती हैं ये लोग, और मतलब कि उस ओर लेकर जाती हैं, जहाँ पर कहा जाए कि व्यक्ति जो है बार-बार चढ़ेगा, बार-बार गिरती हैं। पहाड़ों पर चढ़ती हैं, टीलाओं पर चढ़ती हैं, अपने से भी ज़्यादा वज़न जो है वो लेकर आगे बढ़ती हैं। बहुत कुछ सिखा जाती हैं, और जिस प्रकार से आपकी प्रस्तुति रही मैडम, उसको नमन है। और चारों कड़ियों में आपकी प्रस्तुति बेहतरीन रही। जितने भी साथी यहाँ जुड़े हैं, मुझसे सहमत होंगे। आपको हार्दिक शुभकामनाएँ हैं और ढेर सारी बधाइयाँ हैं मैडम। और यहाँ जितने भी साथी हमारे जुड़े हैं, आपको भी नमन है। आप यूँ ही जुड़ते रहें। और सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ रचनाकार सभी जुड़े हुए हैं। मैं देख रहा हूँ डॉक्टर नागेश पांडे जी हैं, ओम प्रकाश जी हैं, और भी काफ़ी लोग हैं। क्या है कि नाम फटाफट ऊपर चला जाता है तो मैं देख नहीं पाता हूँ। आप सभी को नमन है। ये मंच आपको बारंबार नमन करता है, और कहानियों के मार्फत से हम बच्चों तक पहुंच ही पाते हैं, क्योंकि ये आसान जरिया होता है। बच्चों को कहानियां बहुत पसंद है। आज भी में जो जब हम लोग छोटे थे, तो वो कहानियां आज भी कहीं ना कहीं हमारे हृदय में कुलबुलाती हैं। तो इसके पीछे कारण ये है कि उसमें कहीं ना कहीं कोई सीख थी, कुछ ना कुछ हमें मिला था। अगर कुछ मिलेगा नहीं तो बच्चा वहां टिकेगा नहीं। वो रस मिले या ज्ञान मिले, या जिस रूप में जो कुछ भी मिले, व्यक्ति, अभी भी बात हो रही थी कि बाल मनोविज्ञान की, वो जो बच्चा जन्म लेने से लेकर, और वो जब तक वो किशोरावस्था में पहुंचता है, परिपक्वता की ओर पहुंचता है, तब तक की जो पढ़ाई है, उनके मनन की, चिंतन की, सोच की, विचार की, ये सारी चीजें जो है वो मनोविज्ञान के अंतर्गत आती हैं। और जब साहित्य में मनोविज्ञान को पिरो दिया जाए, तो चींटी की कहानी सार्थक हो जाती है और कालजयी हो जाती है। तो पुनः नमन है रचनाकार को, वाचक को, समीक्षक को भी, और जितने साथी जुड़े हैं उन्हें भी, क्योंकि ये कड़ी जो है, कहा जाए तो बहुत कुछ बताती चलेगी, और आगे भी हमें जानना है, क्योंकि अब मैं मंच पर बुलाने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं उनके विषय में बस इतना कहना चाहूंगा कि उनके प्रवेश से रोशनी हो जाती है। पूर्णिमा नाम है उनका, जी हाँ। और वो लेकर आ रही हैं विमला भंडारी जी की कहानी। जी हाँ दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए। लखनऊ से हैं वो, और कर्म भूमि जो है मस्कट है। पूर्णिमा सिंह जी, अब ये मंच आपके हवाले है, और आपकी कहानियां, कविताएं हम सभी पढ़ते रहते हैं। आज आपको पुनः सुनने का मौका मिल रहा है, ये हमारा सौभाग्य है। स्वागत आदरणीय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मंच पर उपस्थित सभी विदुषी महिलाओं, और सबसे ज्यादा अगर कहूं तो मेरी बहनों, मेरी सहेलियों को मेरा नमस्कार। मंच संचालन के महारथी नाथों के नाथ त्रिलोकनाथ जी को प्रणाम। नमन आपको। साहित्य की अविरल धारा को निरंतर प्रवाहित करने वाले ऋषिवर ऋषि जी को कोटि कोटि धन्यवाद, अभिनंदन व हृदय तल से आभार। मैं आज एक ऐसी साहित्यकारा की कहानी लेकर आई हूं, जो न केवल एक उत्कृष्ट साहित्यकारा है, बल्कि बाल मनोविज्ञान की उच्च कोटि की ज्ञाता भी है। उन्हें 2013 में अनमोल भेंट कहानी संग्रह पर जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य पुरस्कार मिला, और 2014 में श्रेष्ठ बाल कहानी पुरस्कार प्रदान किया गया। 2 दर्जन से अधिक राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित डॉक्टर विमला भंडारी संवेदना से साहित्यकार, दृष्टि से इतिहासकार, मन से बाल साहित्यकार और सक्रियता से सामाजिक कार्यकर्ता है। आप साहित्य, इतिहास और राजनीति में पिछले 30 वर्षों से निरंतर सक्रिय हैं। आपकी बाल कहानियों की सूची अत्यंत लंबी है, लेकिन वही बात है हर बार की, बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किस कहानी को चुना जाए। तो मैंने जो कहानी चुनी है आज, उसका शीर्षक है उड़ने वाले जूते।
तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि स्कूल की छुट्टी होती है। पूर्वी और अदिति दोनों कक्षा 7 की छात्राएं हैं और दोनों साथ साथ ही विद्यालय आती और जाती है। पूर्वी का घर तो स्कूल के पास ही है, लेकिन अदिति का घर थोड़ा सा दूर है। अदिति, क्या तुमने टीवी पर आने वाला वो विज्ञापन देखा? पूर्वी ने पूछा। कौन सा विज्ञापन? अदिति पूछती है। पूर्वी ने बताया कि पारस नगर में जूतों की एक ऐसी दुकान खुलने वाली है जहां पर उड़ने वाले जूते मिलेंगे। क्या बात करती है पूर्वी? हाँ, बिल्कुल सही कह रही हूं। मैंने कल रात को ही इसका विज्ञापन देखा है। फरवरी की 30 को इस दुकान का उद्घाटन भी होने वाला है। ऐसा क्या था विज्ञापन में? तुझे पता है, मैंने विज्ञापन में एक आदमी को जूते पहनकर उड़ते हुए देखा है और वो जूते पंछियों के पंखों से बने हुए हैं। ये तो बड़े अचंभे की बात है, पर है बड़ी मजेदार। हाँ, एक बार तो देखकर मैं भी दंग रह गई थी। रात को ही पापा से पक्का वादा ले लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तो वो जूते चाहिए ही चाहिए। पूर्वी, मुझे भी चाहिए ऐसे जूते। और बताना, वो आदमी जूते पहनकर कितना ऊंचा उड़ रहा था? अरे कहाँ यार, ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ रहा था, ना ही बहुत तेज। विज्ञापन वाले तो दिखा रहे थे कि उसे पहनने के बाद पैदल चलने की मेहनत से बचा जा सकता है। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। और तुझे पता है, वो जूते चार्जेबल और सोलर बैटरी से भी चलते हैं। अरे वाह, कब खरीदने वाली है तू उन जूतों को? पापा बता रहे थे कि शोरूम के उद्घाटन का कार्ड तो उनके ऑफिस में आएगा ही। लकी ड्रॉ भी निकलेगा। पहले आने वाले 50 लोगों को बॉक्स में टिकट निकालने होंगे और जो जीतेगा उसे जूते मुफ्त में दिए जाएंगे। वाह वाह, काश ये फ्री वाला टिकट मुझे मिल जाए। लेकिन मुझे दुकान तक ले कौन जाएगा? क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? अदिति ने कहा। हाँ, मैं ले चलूंगी। फिर अच्छा, मेरा घर आ गया। अदिति अपने आप से बातें कर, अब पूर्वी चली गई। अदिति अपने आप से बातें कर रही है। काश मेरा लकी ड्रॉ निकल जाए तो मुझे जूते मुफ्त में मिल जाएंगे। स्कूल आने जाने में भी आराम हो जाएगा। मेरे पापा तो दिलाएंगे नहीं। पूर्वी के पापा के साथ ही चली जाऊंगी। मैं तो जूते संभाल के रखूंगी, कहीं नहीं पहन के जाऊंगी। मंदिर तो हरगिज पहन के नहीं जाऊंगी, नहीं तो चोरी हो जाएंगे। नहीं नहीं, मैं उन्हें ऐसी जगह नहीं पहन के जाऊंगी जहां जहां उन्हें खोलने पड़े। यही सोचते सोचते अदिति अपने घर पहुंच गई। घर में मां नहीं थी उस समय, पिताजी थे। तुम्हारी मां भुट्टा सेक कर रख गई है, खा लो, पिताजी ने कहा। आपने खा लिया? पापा पापा, आपको पता है पारस नगर में उड़ने वाले जूतों की दुकान खुलने वाली है। अच्छा, कब खुल रही है? ये दुकान फरवरी 30 को खुलेगी, उसका उद्घाटन होगा। अब पिताजी कहते हैं, मूर्ख लड़की, 30 फरवरी कभी आती ही नहीं। तुझे तेरी दोस्त ने बुद्धू बना दिया। अरे हाँ, मैंने तो इस पर ध्यान ही नहीं दिया, जबकि मुझे पता है कि फरवरी 28 दिन की होती है और लीप ईयर में 29 दिन की। लेकिन मैं उड़ने वाले जूतों को लेकर इतनी उत्साहित हो गई और इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। पिताजी कहते हैं, हाँ, तुम हमेशा यही करती हो, परीक्षा में भी प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ती हो और आधा अधूरा उत्तर देकर आ जाती हो। पिताजी उसे समझा रहे थे और अदिति के मन में आ रहा था कि हाय, अब मुझे उड़ने वाले जूते नहीं मिलेंगे, मैं उनसे वंचित रह गई। तो कहीं ना कहीं उसको अभी भी विश्वास था कि शायद वो उड़ने वाले जूते अभी भी मुझे मिल जाए, काश मिल जाए। इतनी ज्यादा उत्साहित थी बच्ची। तो अब कहानी की समीक्षा के लिए यदि हम शीर्षक देखें
तो कहानी का शीर्षक तो बहुत ही आकर्षक और कौतूहल से भरा हुआ है, उड़ने वाले जूते। इसे चाहे बच्चे पढ़ेंगे या बड़े पढ़ेंगे, सबके मन में कौतूहल जागेगा, जिज्ञासा होगी कि कैसे होंगे ये उड़ने वाले जूते, कैसे पहना जाएगा इन्हें, किस चीज के बने होंगे, क्या वाकई इनको पहन के उड़ सकते हैं, क्या कोई जादूगर लाया है ऐसे जूते। तो आकर्षक शीर्षक से पाठक के मन में जो जिज्ञासा उत्पन्न होती है, वही पाठक को कहानी पढ़ने के लिए मजबूर कर देती है। तो शीर्षक का बहुत बड़ा महत्व होता है, बहुत बड़ा हाथ होता है किसी कहानी को सफल बनाने में। तो विमला भंडारी जी की सभी कहानियों के शीर्षक मैंने देखे, बड़े ही कौतूहल से भरे हुए और बड़े ही आकर्षक, बड़े ही कैची, बहुत अच्छे शीर्षक उनकी सारी कहानियों के। फिर अगर हम संवाद को देखें, या जिसे हम लोग कथोपकथन भी कहते हैं, तो इस कहानी के संवाद ही इसका कथानक है। ये संवाद के बल पे ही कहानी आगे बढ़ रही है और हम संवादों के बल पे ही कहानी को समझ पा रहे हैं। बड़ी जो ये प्रवाह पूर्णता बनी हुई है, वो संवादों के बल पे ही बनी हुई है। और कथानक जो है, संवादों ने ही कथानक को आगे बढ़ाया है। छोटे छोटे संवाद हैं, बड़े ही चुटीले और सार्थक हैं, जो पात्रों के मनोभावों को भली भांति उजागर कर रहे हैं और उसमें कहानीकार पूर्णतः सफल हुई है। दो सहेलियों के बीच बातचीत को इतने मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत किया गया है कि उसे पढ़ने लगो तो जिज्ञासा बढ़ती ही चली जाती है कि कैसे होंगे जूते। अब हम लोगों ने भी ये ध्यान नहीं दिया कि हाँ, वो 30 तारीख तो होती ही नहीं है फरवरी में। सबका ध्यान चला गया उड़ने वाले जूते पे। उड़ने वाले जूते कैसे होंगे? क्या वाकई पक्षियों के पंखों से बने होंगे वो? तो उस बच्ची की गलती बिल्कुल नहीं है, हम लोगों की भी गलती है। हम लोगों ने भी शुरू में, जब मैंने भी कहानी पढ़ी तो मैंने ध्यान नहीं दिया। वो तो जब मैं कहानी के अंत में पहुंची तब मुझे ध्यान आया कि हाँ, 30 तारीख तो वाकई नहीं होती है। तो उसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम लोग ये जो बाहरी आकर्षक और जिसको ग्लैमर कहते हैं ना, उसमें फंस जाते हैं। ये जो विज्ञापनों की दुनिया है, ये आकर्षण की दुनिया है, इसमें फंस जाते हैं और जो सच्चाई है वो एक्चुअली देख नहीं पाते। तो इसमें बच्चे की गलती नहीं, बड़ों की भी गलती होती है। और किस तरह से बच्चे नई चीजों से प्रभावित हो जाते हैं। अदिति जूतों की तारीफ सुनकर किस तरह से मचल जाती है कि मुझे तो चाहिए ही चाहिए, और पता है उसको कि पापा नहीं खरीद के देंगे तो लकी ड्रॉ में निकल जाए तो अच्छा है, तो लकी ड्रॉ निकल जाए मेरा, मुझे चाहिए वो जूते। और कहाँ कहाँ नहीं पहन के जाऊंगी, मंदिर में नहीं पहन के जाऊंगी, नहीं तो चोरी हो जाएंगे, ऐसी जगह नहीं पहनूंगी जहां उतारने पड़े। तो उसके अंदर ये भी है एक थोड़ी चालाकी की, नहीं ऐसी जगह नहीं, मैं बहुत संभाल के रखने वाली हूँ जूतों को। और बस इसलिए कि स्कूल आने जाने में मुझे आराम हो जाएगा, मैं उड़ के चली जाऊंगी, मैं चल के नहीं जाऊंगी, मैं उड़ के जाऊंगी। तो ये बच्चे के मनोभाव हैं, बड़ी ही कोमल भावनाएं हैं बच्चे की। और वो जूता पाने की पूरी योजना बना डालती है, उन्हें रखेगी कैसे, कैसे संभालेगी, सारी योजनाएं उसके दिमाग में चलने लग जाती है। और वहीं दूसरी ओर अगर पूर्वी को देखें, कितने सुरुचिपूर्ण ढंग से एक मन गढ़ंत कहानी बनाकर उसने विज्ञापन वाली बात अदिति को बताई। पूर्वी की कल्पनाशीलता तो उच्च कोटि की है कि जूते चार्जेबल भी हैं, सौर ऊर्जा से भी चलेंगे। तो मतलब किसी ना किसी तरह अदिति पूरी तरह से उसके ऊपर आकृष्ट हो जाए। सारी जो है वो मिल जाएंगी उसको फैसिलिटीज कि जूता ले लो, बस लेके बस निश्चिंत हो जाओ, चार्ज कर लो, सौर ऊर्जा से धूप में रख दो, उससे चल जाएंगे, कोई तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं। तो उसकी पूर्वी की भी कल्पनाशीलता को नमन करती हूँ कि इतनी बढ़िया उसने कल्पनाशीलता की और इतने अच्छे से उसने उसको, कहते हैं ना, कहानी का प्लॉट तैयार किया कि अदिति पूरी तरह से उसमें फंस गई। तो इस तरह से संवाद या कथोपकथन भी ही इस कहानी का आधार स्तंभ है और कहानी में प्रवाह पूर्णता लाते हैं। इस दृष्टि से कहानी सफलता की चरम सीमा को स्पर्श करती है। अब आते हैं भाषा पे। कहानी की भाषा अत्यंत सरल और ग्राह्य है, जो आसानी से कोई भी बच्चा पढ़े या बड़े पढ़े उसको ग्रहण कर सके, समझ में आ जाती है। पाठक चाहे बच्चा हो या कोई बड़ा हो, इसे आसानी से समझ सकता है और इसका आनंद उठा सकता है। बच्चों के मन के कोमल भावों को कागज पर बड़ी ही सफलतापूर्वक उकेरा गया है। बड़े ही कोमल भाव है बच्चों के,
उधर पूर्वी कहानी सुना रही है और अदिति सुन रही है, और उसमें वो पूरी तरह से उसके जाल में फंसती चली जा रही। कोई छल कपट नहीं है, बहुत ही कोमल भावनाएं हैं, बहुत ही नादानी वाले वो है, कथोपकथन है, संवाद है, लेकिन बड़े ही अच्छे हैं। इसके बाद आता है संदेश, जो किसी भी कहानी को एक सफल कहानी बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहानी में बड़ा ही सुंदर संदेश छुपा हुआ है, जो बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली बात तो किसी भी बात को सुनकर उसे ध्यानपूर्वक मनन करना, किसी भी वस्तु की तरफ बाहरी चमक दमक देखकर आकर्षित ना होना, और जब तक पूरी तरह से उसकी प्रामाणिकता सत्यापित ना हो जाए उसे लेने की जिद ना करना। तो ये बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है, और बड़ों के लिए भी बड़ों के लिए भी है एक्चुअली। और अंत में पिता द्वारा दिया गया बहुत ही सुंदर संदेश कि परीक्षा में प्रश्न को पहले ठीक से ध्यानपूर्वक पढ़ो, समझो और फिर उत्तर दो। तो अभी बच्चों की बोर्ड की परीक्षाएं आने वाली हैं, और सभी बच्चों से निवेदन है कि आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए पर्याप्त समय दिया जाता है। उस समय प्रश्नों को सिर्फ पढ़िए मत, उसे अच्छे से मनन करिए और फिर लिखिए। उसका उत्तर आप अपने दिमाग में तैयार कर लीजिए कि हाँ ये लिखना है, प्रश्न में क्या पूछा गया है, टू द पॉइंट वो लिखिए, और फिर उसको आप अपने उत्तर पुस्तिका में अंकित कीजिए। कोई जल्दबाजी नहीं, जो जितना समय पर्याप्त आपको दिया गया है पढ़ने के लिए, उस पूरे समय का उपयोग करें और उसको पढ़ें। तो आज ये बस परीक्षाओं से पहले मैं बच्चों को ये संदेश देना चाहूंगी इस मंच से, और इसी के साथ मैं ऋषि जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, और कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी साहित्यकारा की कहानी की समीक्षा करने के लिए मुझे आमंत्रित किया। मैं अपने को बहुत भाग्यवान समझती हूँ। धन्यवाद। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के मार्फत से या जो कुछ भी सृजन होता है और जो सर्जक होता है वो बहुत कुछ दे जाता है, और उसी की ललक जो है हिंदगी की ओर हमें खींच लाता है। पूर्णिमा जी, बहुत सुंदर वाचन और समीक्षा, आपको नमन है। धन्यवाद। विश्वास मानिए, मैं अपने आप को पीछे रखता हूं, और पूरी कहानी का जो आनंद मैं ले पाता हूं वो सिर्फ एक ही कारण है। उसके पीछे कारण यह है कि उस कहानी का जो स्वरूप है, रूप है, और साथ साथ में आप लोगों का वाचन अद्भुत है। आप सभी को नमन है। और समीक्षाएं एक एक, जैसे कहते हैं ना कि उधेड़ कर देखना और चीजों को वहां रख देना, एक सच्चा समीक्षक या आलोचक जो है यही कार्य करता है। गुण दोषों को, और खास करके मैं तो कहूंगा गुणों को ज्यादा लेके चले। दोष हैं निश्चित तौर पे, परंतु हमें गुणों को बखानना है, गुणों को ले जाना है। आज समाज जो है हमारा, मेरा ये मानना है, यदि आप गुणों को लेकर जाएंगे तो गुणों से आप द्विगुणित हो जाते हैं, और भी ज्यादा चीजें आती हैं, अच्छी होती हैं। परंतु जहां कहीं पर भी नकारात्मकता होती है वो हमेशा नेगेटिविटी ही लेकर आती है। कहानियों में नकारात्मकता को दूर रखें, बच्चों को पॉजिटिविटी दीजिए, सकारात्मक सोच दीजिए, क्योंकि आज के समय में, खास करके इन 2 वर्षों के जो अंतराल, जो समय बीता है, उसमें बच्चों को कहानियां चाहिए जो विश्वास दिलाए। हनुमान की तरह वो सूर्य जो है वो एक फल की तरह दिखे, अर्थात आपकी कहानी वो फल की तरह हो जिसकी चाह में वो छलांग लगाए और उसे पाले। जी हाँ दोस्तों, हिंदगी यही कार्य करता है, और जितने साहित्यकार हैं वे भी यही कार्य कर रहे हैं।